हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है तो याद रखिएगा मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक प्रदूषण है? ऑप्शन आपके सामने फ्रीऑन, ऑप्शन बी डीडीटी, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, याद रखिएगा कि दो प्रकार के प्रदूषण मात्रा के आधार पर होते हैं। एक होता है मात्रात्मक प्रदूषण और एक होता है गुणात्मक प्रदूषण। गुणात्मक प्रदूषक तत्व ऐसे होते हैं जिनके होने से ही वायुमंडल में समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे फ्रेऑन अगर वायुमंडल में होगा तो तुरंत समस्या उत्पन्न हो जाएगी, अगर डीडीटी होगा तब भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन मात्रात्मक प्रदूषण ऐसे होते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित तो होते हैं, लेकिन अगर एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा इनकी हो जाती है तो हमारे लिए या फिर इस पर्यावरण के लिए वो खतरनाक साबित हो जाता है। जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा वायुमंडल में होती है तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि इसकी एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा होने पर ये हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसा बहुत बड़ा भयंकर रूप दिखाता है, यानी कि ये मात्रात्मक प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन, भावात्मक एकता समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। दोस्तों, याद रखिए कि दो प्रकार की एकता समिति है, एक है भावात्मक एकता समिति और एक है राष्ट्रीय एकता समिति। याद रखिए कि भावात्मक एकता समिति का गठन 1961 में हुआ था और राष्ट्रीय एकता समिति का गठन 1967 में हुआ था। भावात्मक एकता समिति के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे और राष्ट्रीय एकता समिति के प्रथम अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत के अतिरिक्त और किस देश के राष्ट्रीय गान की रचना की गई? ऑप्शन आपके सामने है म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी भूटान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। दोस्तों, याद रखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मन है इसकी रचना की गई है। साथ ही साथ बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो कि आमार सोनार बांग्ला है इसकी भी रचना की गई है। अगला क्वेश्चन, टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? ऑप्शन आपके सामने मछली, ऑप्शन में ध्रुवीय भालू, ऑप्शन सी मेढक या फिर ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेढक। दोस्तों, याद रखिए कि मेढक का लार्वा जो कि मेढक की प्रारंभिक अवस्था होती है उसको टेडपोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 17, ऑप्शन अनुच्छेद 19, ऑप्शन अनुच्छेद 368 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। दोस्तों, याद रखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 और भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। दोस्तों, याद रखिए कि भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है तो याद रखिएगा इसे अमेरिका से लिया गया है और साथ ही साथ जो मूल अधिकार है इसका कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन B12।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। दोस्तों याद रखिए कि ईस्ट में विटामिन बी पाया जाता है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ईस्ट में जाइमेस एंजाइम पाया जाता है। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट की उपस्थिति होती है तो याद रखिएगा विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन वफलर का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने अम्लीय वर्षा, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण या फिर ऑप्शन डी जल प्रदूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों याद रखिए कि ग्रीन वफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है प्रेरी अमेरिका, ऑप्शन बी डाउस ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सवाना अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी पंपास कोलंबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंपास कोलंबिया। दोस्तों याद रखिए कि प्रेरीज घास के मैदान अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। डाउस घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल सही है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो पंपास घास के मैदान हैं ये कोलंबिया में नहीं स्थित है, बल्कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गेंडा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1973, ऑप्शन 1992, ऑप्शन सी 2006 या फिर ऑप्शन डी 1987। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1987। दोस्तों याद रखिए कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में आया था और जो गेंडा परियोजना है वो 1987 में आया था। अगला क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन आपके सामने है प्रोफेसर रॉबिन्स, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी एडम स्मिथ या फिर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। दोस्तों याद रखिए कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के जो लेखक है वो एडम स्मिथ हैं और याद रखिए कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की तरफ से पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था तो याद रखिएगा अमर्त्य सेन को मिला था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दास कैपिटल किसकी रचना है तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस घास किस घास को कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने बांस, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी कपास या फिर ऑप्शन डी गाजर घास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाजर घास। दोस्तों याद रखिए कि कांग्रेस घास एक प्रकार का घास का प्रकार है और इसी को गाजर घास भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जानवर बांस खाता है तो याद रखिएगा कि जो पांडा है वो बांस खाता है। अगला क्वेश्चन, स्टोन लेप्रोसी का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है अम्लीय वर्षा, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी मृदा अपरदन या फिर ऑप्शन डी सौरमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय वर्षा। दोस्तों याद रखिए कि अम्लीय वर्षा का संबंध स्टोन लेप्रोसी से है और याद रखिए कि अगर 5.6 pH मान की वर्षा होती है तो इसी को अम्लीय वर्षा कहा जाता है और याद रखिए कि अम्लीय वर्षा को ही इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है भगत सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों याद रखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है और याद रखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो प्रॉब्लम ऑफ रुपीज है। अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीज या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम। दोस्तों याद रखिए कि वाष्पोत्सर्जन के लिए जो आवश्यक तत्व है वो पोटेशियम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है तो याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने कछुआ, ऑप्शन बी पेंगुइन, ऑप्शन सी डॉल्फिन या फिर ऑप्शन डी रोहू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉल्फिन। दोस्तों याद रखें कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन, एकमात्र विद्युत चालक अधातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फुलरीन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। दोस्तों याद रखिए कि ग्रेफाइट एक अधातु है और नॉर्मली किसी भी अधातु में विद्युत का चालन नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत का चालन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति में सबसे कठोर तत्व कौन सा है तो याद रखिएगा हीरा है। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन आपके सामने चर्चिल, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। दोस्तों याद रखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो याद रखिएगा चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी मेघालय। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।